everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to my channel, please hit the subscribe button given below. And if you have not watched my previous videos on solid state and halogen derivatives, coordination compounds, you can click on the I button given above. And today we are going to continue with the same topic which we have started in the last video, that is electrochemistry. This is chapter number 5 from Maharashtra State Board Syllabus Standard 12th. If you have not watched the previous videos on electrochemistry, you can click on the I button above and watch them and come back to this video. So the topics to be covered in this chapter are this. Out of this we are done with introduction, electric conduction and electrical conductance of solution. Today we are going to deal with electrochemical cells or electrolytic cells. So these are the two topics which we are going to deal with, electrochemical cells and electrolytic cell. So let's begin with electrochemical cells. So as the word suggests you, this cell does the electrical energy converts into chemical energy or the chemical energy is converted to electrical energy. So basically this cell works on two energy, electrical energy and chemical energy. So this is electrochemical cells. So this cell consists of two metal plates or two कार्बन रॉड्स विच इज मेड अप ऑफ ग्राफाइट. तो आपको जैसे पता होगा ग्राफाइट कार्बन का ही एक टाइप है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में आप दो मेटल प्लेट यूज कर सकते हैं या फिर दो ग्राफाइट रॉड्स, और इन्हें आपको जस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन या आयोनिक सोल्यूशन में डीप करना है. तो आपको ये दोनों जो मेटल प्लेट्स या आपने कार्बन रॉड्स यूज किए हैं उन्हें किस में डिप करना, इलेक्ट्रोलाइटिक या फिर आयोनिक कंडक्टर में या उनके सोल्यूशन में. तो इसे कहेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो बहुत इजी है, एक बीकर लीजिए, आप उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन या आयोनिक सोल्यूशन भर दीजिए और इसमें ये दो प्लेट डिप कर दीजिए या फिर दो कार्बन रॉड डिप कर दीजिए और थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई कर दीजिए. आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स रेडी है. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन. हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है वो समझ लिया. अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन क्या है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में जाने से पहले एक क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉल व्हाट इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन केमिकल स्पीशीज टू अदर कॉल्ड. तो ये 11th स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है. तो कौन सा केमिकल रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशीज में ट्रांसफर होता है. तो वो रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन. सो रेडॉक्स रिएक्शन ही एक ऐसा रिएक्शन है जिससे इलेक्ट्रॉन एक केमिकल स्पीशीज से दूसरे केमिकल स्पीशीज में एंटर होता है. एंड द केमिकल रिएक्शन occurring in electrochemical cells involve transfer of electron from one species to other. और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में क्या होता है, सेम थिंग. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही होता है कि इलेक्ट्रॉन एक स्पीशीज से जनरेट होता है और दूसरे स्पीशीज में एंटर होता है. तो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सा रिएक्शन होता है, यस यू आर करेक्ट, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन ही वो रिएक्शन है. अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में होते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन मतलब RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, जो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है. OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होता है, अदर हाफ होता है रिडक्शन. और जब ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में ऐड कर दोगे तो बन जाएगा नेट केमिकल रिएक्शन. सो हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, हाफ रिडक्शन, और दोनों को ऐड करो तो बन जाएगा नेट केमिकल रिएक्शन. सो ऑक्सीडेशन होता है एक वन इलेक्ट्रोड पे और रिडक्शन होता है सेकेंड इलेक्ट्रोड पे. इसलिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड लगते हैं या दो मेटल प्लेट, क्योंकि एक सपोर्ट करेगा ऑक्सीडेशन, अदर सपोर्ट करेगा रिडक्शन. नाउ व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स. अभी तो हमने वर्ड सुना इलेक्ट्रोड.
इसका मीनिंग क्या है? सो इलेक्ट्रोड्स आर द surfaces on which oxidation and reduction half reactions takes place. सो इलेक्ट्रोड बेसिकली वो सरफेस है जिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हाफ रिएक्शंस होते हैं. सो इलेक्ट्रोड्स इज जस्ट सरफेस जिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हाफ रिएक्शन होंगे. अब इलेक्ट्रोड्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. डिपेंड्स कि आपका इलेक्ट्रोड किस मटेरियल से बना है और किस टाइप ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है. तो उस हिसाब से वो कभी पार्टिसिपेट करेंगे, कभी नहीं. जब वो नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो हम उन्हें कहेंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स. तो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर दोज इलेक्ट्रोड्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन दी रिएक्शन. अब इलेक्ट्रोड्स दो टाइप के हैं जिसमें एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन. तो उनका नाम है कैथोड एंड एनोड. सो इलेक्ट्रोड्स को आप क्या कहोगे? कैथोड एंड एनोड. कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहाँ पे रिडक्शन होता है. सो कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहाँ रिडक्शन होता है. एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहाँ ऑक्सीडेशन होता है. ठीक है, तो ये याद रखना है. कैथोड पे होता है रिडक्शन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन. रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो कैथोड पे होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे वो सारे आके जमा हो जाएंगे कैथोड पे, क्योंकि कैथोड पे होता है रिडक्शन. रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. एनोड पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसलिए एनोड से होता है इलेक्ट्रॉन लॉस. जो इलेक्ट्रॉन एनोड से लॉस होता है वो कैथोड पे जाके गेन होता है. इसलिए एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बेसिकली दो टाइप के होते हैं. पहला है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा है गैल्वेनिक और वोल्टिक सेल. एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है. डिस्टिंग्विश बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल. सो आपका पहला पॉइंट फॉर डिस्टिंग्विश है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे कौन सा रिएक्शन होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस. गैल्वेनिक सेल पे होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. देखो, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मीनिंग मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगी. बस अभी आपने ये याद रखना है, पॉइंट नोट डाउन करना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, गैल्वेनिक पे होता है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, वो जबरदस्ती का रिएक्शन होता है जो इलेक्ट्रिक करंट पास करके किया जाता है. तो वहाँ केमिकल रिएक्शन होने नहीं वाला था, पर हमने जबरदस्ती केमिकल एनर्जी पास की, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास की, और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ. ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसके लिए है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी. बट गैल्वेनिक सेल में होता है केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो फर्स्ट पॉइंट नोट डाउन कर लो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, गैल्वेनिक में होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. सेकेंड पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में, बट गैल्वेनिक में होता है केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है. ठीक है, ये आपका थर्ड पॉइंट है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड क्या है? पॉजिटिव. गैल्वेनिक सेल में एनोड है नेगेटिव. और आपका फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड है नेगेटिव और गैल्वेनिक सेल में कैथोड है पॉजिटिव. सो दीज आर दी 4 points of distinguish between electrolytic and galvanic cell. First, electrolytic is non-spontaneous reaction, galvanic is spontaneous chemical reaction. Second, electrolytic cell, in electrolytic cell electrical energy converted to chemical, in galvanic chemical energy converted to electrical. Electrolytic cell anode is positive, in galvanic anode is negative. In electrolytic cell cathode is negative, in galvanic cell cathode is positive. And today we are going to deal with electrolytic cell. So
हमने अभी अभी पढ़ा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और एनोड है मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, एनोड है पॉजिटिव, कैथोड है नेगेटिव। ये याद रखना है और आगे का वीडियो फॉलो करना है। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनता कैसे? सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक कंटेनर होता है, वो एक कोई बीकर हो सकता है या कोई भी फ्लैट बर्तन, ठीक है, जिसमें हम सॉल्यूशन ले सकते हैं, तो ज़्यादातर वो बीकर होता है। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक कंटेनर होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट को प्लेस किया जाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं हम लोग। तो एक कंटेनर लोगे आप, उसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेस करोगे, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मर्ज कर दोगे, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड्स चाहिए आपको, जिसको आप करंट से कनेक्ट करने वाले हो, सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट से, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड लो, उसे सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट से कनेक्ट करो और उन्हें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डिप कर दो। अब एनोड है पॉजिटिव एंड, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सो एनोड इज द पॉजिटिव एंड, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। हमने पहले ही पढ़ा है, एट एनोड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन एनोड पे रिमूव होते हैं वो करंट थ्रू, सर्किट थ्रू कैथोड पे पुश किए जाते हैं। एनोड ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो इलेक्ट्रॉन जो एनोड ने दे दिए वो इलेक्ट्रिक करंट के सर्किट थ्रू कैथोड के पास जाने वाले हैं, ठीक है। तो एनोड ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और वो इलेक्ट्रॉन इस तरह से पहुंच जाएंगे कैथोड की तरफ, और उन्हें कौन लेके जाएगा? आपका एक्सटर्नल सर्किट जो आपने बनाया है, ठीक है। एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड टू द स्पीशीज एट कैथोड एंड दैट इज रिड्यूस्ड, और ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पहुंच के कैथोड पे जो दूसरा स्पीशीज रहने वाला है, जो दूसरा केमिकल स्पीशीज रहने वाला है, उसको रिड्यूस करेगा। तो बेसिकली आपको याद रखना है, अभी हम जो भी केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे उनमें होने क्या वाला है, उनमें ये होने वाला है कि हम कोई तो एक इलेक्ट्रोलाइट बीकर में लेने वाले हैं, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डिप करने वाले हैं। एक इलेक्ट्रोड होगा मेरा एनोड जो पॉजिटिव एंड पे होगा, दूसरा इलेक्ट्रोड होगा मेरा कैथोड जो नेगेटिव एंड पे होगा। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, और वो एक्सटर्नल सर्किट थ्रू, यहाँ पे एक सर्किट रहेगा, एक्सटर्नल सर्किट थ्रू वो जाएगा कैथोड के पास, ठीक है। और वो कैथोड पे जाने के बाद उधर के स्पीशीज को रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज, और सर्किट से वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कैथोड के पास, जहां वो दूसरे स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन दे के उसे रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे हो गया रेडॉक्स रिएक्शन। सो वन इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, वन इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, oxidation plus reduction in the same, and therefore it is called as redox reaction. अब हम देखने वाले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। सो सेम थिंग जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वो सेम थिंग यहाँ होने वाली है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl मतलब घर वाला नमक है, उसे आप बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करो तो मेल्ट हो जाएगा, और उसका इलेक्ट्रोलिसिस आपको करना है। तो पहले आपको सेल बनाना होगा, तो सेल के लिए आपको पहले लगेगा बीकर, बीकर में आप डालोगे फ्यूज्ड NaCl मतलब मोल्टेन NaCl, ठीक है। इसके अंदर आपने प्लेस कर दिया, अब आप उसमें डीप करोगे 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स, देखो, फिर आपने उसमें प्लेस कर दिया 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स। ये 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स को आप मेटल वायर थ्रू एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करोगे। देखो, दोनों इलेक्ट्रोड को क्या किया मैंने? मेटल वायर थ्रू एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया। और द कार्बन इलेक्ट्रोड मतलब जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड या कार्बन इलेक्ट्रोड कुछ भी कह लो उसे, जो कार्बन इलेक्ट्रोड या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एंड पे कनेक्टेड है उसे मैं कहूंगी एनोड, और जो कार्बन इलेक्ट्रोड या फिर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड नेगेटिव एंड पे कनेक्टेड है उसे मैं कहूंगी कैथोड। तो एक हो गया एनोड, दूसरा हो गया कैथोड, ठीक है। और एक बात याद रखना है कि इससे पूरे सर्किट को एनर्जी कौन प्रोवाइड करने वाला है? आपका बैटरी, दैट इज डीसी सोर्स, डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। बीकर, उसमें मोल्टेन NaCl या फ्यूज्ड NaCl, ठीक है। एक 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन मैंने डीप किया, एक है पॉजिटिव एंड दैट इज एनोड, एक है नेगेटिव एंड दैट इज कैथोड, और उन्हें कनेक्ट कर दिया वायर टू अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ करंट,
ओके, बाय बैटरी। ये हो गया कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। अब रिएक्शंस अकरिंग इन द सेल, देखो फ्यूज्ड NaCl, जो फ्यूज्ड NaCl यहाँ प्रेजेंट है उसमें कौन से आयंस हैं, Na प्लस एंड Cl माइनस। और ये दोनों आपको पता है, मैंने पहला ही क्लास इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री के पहले ही क्लास में बताया है, फ्यूज्ड NaCl या एक्वस NaCl में Na प्लस Cl आयन फ्री टू मूव होते हैं, वो इजिली मूव कर सकते हैं। आपके जो बॉटल में NaCl सॉलिड स्टेट में है उसमें नहीं मूव कर सकते, बट एक्वस वाले में या मोल्टेन वाले में वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। सो द फ्यूज्ड NaCl कंटेन्स Na प्लस एंड Cl आयंस विच कैन इजिली मूव। अब ये इजिली मूव कर सकते हैं और उसमें जैसे ही मैं पोटेंशियल अप्लाई करूंगी वाया मेरा डायरेक्ट सोर्स ऑफ करंट से, जैसे ही मैं इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अप्लाई करूंगी तो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा Na प्लस, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा Cl माइनस। अब ये क्यों होगा, क्योंकि एनोड है पॉजिटिव तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, याद रखना है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। सो एनोड है पॉजिटिव तो Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा, कैथोड है नेगेटिव तो वो Na प्लस को अट्रैक्ट करेगा, और इसलिए Cl माइनस एनोड पे कलेक्ट होगा और Na प्लस कैथोड पे। ठीक है, और इससे क्या होगा, माइग्रेशन होगा ये आयंस का, और माइग्रेशन के वजह से जनरेट होगा इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ आयन इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करती हैं। ठीक है, तो इसके वजह से ये पूरा सेल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि मूवमेंट ऑफ Na प्लस और मूवमेंट ऑफ Cl माइनस हो पा रहा है, और Na प्लस जा रहा है कैथोड पे, Cl माइनस जा रहा है एनोड पे। अब जब वो एक दूसरे के एनोड और कैथोड पे पहुंच गए, वहां पे बेसिकली होने क्या वाला है, वहां पे होने वाला है हाफ रिएक्शन। वहां पे कौन सा हाफ रिएक्शन होने वाला है, वहां पे होने वाला है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, जो मैंने आपको पहले बताया है, और रिडक्शन होगा कैथोड पे। तो Cl माइनस अब पहुंच गया है मेरे एनोड पे, तो Cl माइनस ऑक्सीडेशन करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो Cl माइनस ने हर एक Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इसे हम कहेंगे प्राइमरी प्रोसेस। तो पहला Cl माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सेकेंड Cl माइनस ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया, और बन गए 2 न्यूट्रल Cl। तो प्राइमरी प्रोसेस में बेसिकली क्या बनता है, Cl माइनस से Cl। अब ये दो Cl एटॉमिक स्टेट में स्टेबल नहीं है, इसलिए दोनों कंबाइन होके बन जाएंगे Cl2 गैस, और इसे हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोसेस में Cl माइनस बन रहा है न्यूट्रल Cl बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सेकेंडरी प्रोसेस में दोनों न्यूट्रल Cl कंबाइन होके बन रहे हैं Cl2 गैस, दैट इज सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक है, और आप अभी ओवरऑल रिएक्शन इसका लिखोगे तो ये है 2Cl माइनस गिव यू Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2Cl माइनस आपको क्या दे रहा है, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका एनोड पे रिएक्शन। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन एनोड पे जनरेट हो रहे हैं वो इस इलेक्ट्रिक वायर थ्रू क्लाइम करके इस बैटरी को पास करके कैथोड पे आने वाले हैं। तो एनोड से इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक वायर थ्रू इस बैटरी थ्रू पास होके कैथोड पे आएंगे। इन शॉर्ट ये बैटरी आपको इलेक्ट्रॉन पंप की तरह यूज हो रही है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को आपको कैथोड से एनोड की तरफ पुश करने वाली। कोई भी पंप क्या करता है, वाटर पंप एक तरफ से पानी को खींच के दूसरी तरफ पुश कर देता है, करेक्ट। वही थिंग यहाँ पे होने वाला है, इलेक्ट्रॉन को ये वाला जो आपका बैटरी पंप है एनोड से खींच के कैथोड पे पुश करेगा। अब कैथोड पे जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तब वो करेगा रिडक्शन, क्योंकि कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो अब जो इलेक्ट्रॉन कैथोड पे आया है वो आपके Na प्लस जो कैथोड पे अट्रैक्ट हुआ था उसे रिड्यूस करके बना देगा Na। तो यहाँ पे बन गया कैथोड पे मेटेलिक सोडियम और एनोड पे बन गया Cl2 गैस। अब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं। तो आपको ओवरऑल रिएक्शन में क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन जो एनोड पे हुआ है, रिडक्शन जो कैथोड पे हुआ है।
तो ऑक्सीडेशन जो एनोड पे हुआ है, रिडक्शन जो कैथोड पे हुआ है, सो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और ये दोनों को समराइज करना है। टू इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो बचा 2Na प्लस 2Cl माइनस गिव्स यू 2Na प्लस Cl2। तो एनोड पे 2Cl माइनस ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे और Cl2 गैस बनाया था। ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड की तरफ आके 2 सोडियम को रिड्यूस करके उसे 2 सोडियम मेटल में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए आपको ओवरऑल रिएक्शन हुआ 2Na प्लस 2Cl माइनस गिव यू 2Na प्लस Cl2। सो ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस, तो इसे लिखेंगे रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। पहला, आपके एनोड पे बन रहा है Cl2। एनोड पे क्या बना? Cl2। आप यहाँ याद रख सकते हो, एनोड पे बना Cl2। तो एनोड पे आपको दिखेगा पेल ग्रीन कलर का गैस और वो होगा Cl2। सो Cl2 रिलीज एट एनोड इन द फॉर्म ऑफ पेल ग्रीन गैस। कैथोड पे आपका बना था सोडियम मेटल, तो आपके कैथोड पे एक मोल्टन सिल्वरी वाइट सॉलिड दिखेगा। तो आपके कैथोड के ऊपर एक लेयर बन जाएगा मोल्टन सिल्वरी वाइट सॉलिड का, और वो होगा आपका सोडियम मेटल। अभी ये पूरे रिएक्शन में हुआ क्या? ये पूरे रिएक्शन में आपका NaCl डिकम्पोज हो गया। आपका NaCl क्या हो गया? ब्रेक हो गया, डिकम्पोज हो गया और बन गया सोडियम मेटल प्लस क्लोरीन गैस। सो पूरे रिएक्शन में हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ NaCl इनटू सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस। और आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस आर very good, non-spontaneous in nature, and the electrical energy supplied by the battery forces the reaction to occur। और ये रिएक्शन अपने आप नहीं होता है। आप मोल्टन NaCl को एक ग्लास में लेके छोड़ दो और आप सोचोगे कि कल उठ के आप देखोगे ग्लास के एक तरफ Cl माइनस और दैट इज क्लोरीन गैस और ग्लास की दूसरी तरफ सोडियम मेटल, तो ये नहीं पॉसिबल है। ये कब पॉसिबल होगा? जब आप उसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पे होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, और तभी यह रिएक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। तो अभी हमने देखा आपका मोल्टन NaCl का, अब हम देखेंगे एक्वस NaCl का। तो सेम सेल है, सब कुछ सेम, जस्ट आपको बीकर में से आपका मोल्टन NaCl को बाहर निकालना है और उसको भरना है एक्वस NaCl से। और आपके जो 2 इलेक्ट्रोड्स है, ग्रेफाइट वाले इलेक्ट्रोड्स, उनको रिप्लेस करना है इनर्ट इलेक्ट्रोड से। बस ये 2 चेंजेस करना है, बाकी सर्किट और सब कुछ सेम रहेगा। आपके बीकर में मोल्टन NaCl को रिप्लेस करोगे एक्वस NaCl से और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को रिप्लेस करोगे इनर्ट इलेक्ट्रोड से। ठीक है, अब जो आपका एक्वस NaCl है उसको बनाना कैसे है? वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होना चाहिए। मतलब आप एक बीकर में पानी लोगे, उसमें NaCl तब तक डिसॉल्व करोगे जब तक वो डिसॉल्व होना बंद ना हो जाता है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा एक कॉन्सेंट। और फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन को थोड़ा सा और पानी डाल के डाइल्यूट कर लो हल्का सा, और उसे बना दो आप कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। मतलब उस पानी में बहुत अमाउंट ऑफ NaCl है, और वो वाले सोल्यूशन को आपको यूज करना है यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। अब यहाँ पे आपका पानी आपको हेल्प करने वाला है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपका NaCl कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होगा, ब्रेक होगा विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो यहाँ पे पानी का इंपॉर्टेंट रोल है। अब हम देखते हैं इसके हाफ रिएक्शंस। तो पहला है रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो हम लोग रिडक्शन का हाफ रिएक्शन देखेंगे। अब पहले वाले केस में आपके बीकर में सिर्फ एक ही केमिकल सब्सटेंस था, वो था NaCl। बट अब ये सेकेंड वाले केस में आपके बीकर में 2 सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि आपने एक्वस NaCl लिया है, तो 2 सब्सटेंस कौन से हुए? वाटर प्लस NaCl। इसलिए अब आपके इसमें 2 रिएक्शन होने वाला है, कैथोड पे भी एनोड पे भी 2 रिएक्शन, क्योंकि वाटर भी रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होने वाला है और NaCl भी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने वाला है। इसलिए याद रखना ये डिफरेंस है मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में। ठीक है, मोल्टन में सिर्फ NaCl है, बट आपके एक्वस में NaCl प्लस वाटर है, तो दोनों को इन्वॉल्व करना है आपको रिएक्शन में।
तो रिडक्शन एट कैथोड पे दो रिएक्शन होगा, Na+ का भी और वाटर का भी। तो Na+ रिडक्शन के वक्त Na+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बन जाएगा सोडियम मेटल, जो लास्ट वाले रिएक्शन में हुए थे सेम। और अब वाटर भी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बनेगा H2+ OH-। ठीक है, तो Na+ ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और बन गया सोडियम मेटल, और वाटर ने भी इलेक्ट्रॉन गेन किया और बन गया हाइड्रोजन गैस प्लस OH-। बट अब इसमें दोनों में से किस रिएक्शन को आप मेन रिडक्शन रिएक्शन काउंट करोगे? नेट रिएक्शन लिखते वक्त आपको एक ही रिएक्शन काउंट करना है, दोनों को नहीं। तो किसको आप काउंट करोगे? तो जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल हाई है। ठीक है, आप देखोगे इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है -2.71, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है -0.83। और आपको पता होगा नेगेटिव स्केल में जो नंबर कम होता है वो हाई होता है, क्योंकि नेगेटिव स्केल उल्टा चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर कम है? यस, 0.83, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाई है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल किसका हाई है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसका हाई है? स्टैंडर्ड पोटेंशियल वाटर का हाई है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल वाटर का है, इसलिए यहाँ पे आपका मेन स्पीशीज जो रिड्यूस हो रहा है वो है वाटर। और ये रिएक्शन प्रूफ कर रहा है कि वाटर में ज़्यादा टेंडेंसी है रिड्यूस होने की Na+ से। मतलब यदि हम रेस में वाटर और Na+ को लें रिडक्शन रिएक्शन में, तो वाटर विन करेगा Na+ से, वाटर जल्दी रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल ज़्यादा है। इसलिए आपका मेन रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड है रिडक्शन ऑफ वाटर, ना कि रिडक्शन ऑफ सोडियम मेटल। सो मेन रिडक्शन रिएक्शन हो गया वाटर का। ठीक है, अब नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, क्योंकि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीडेशन आपका Cl- का नहीं होने वाला है, पर वाटर का भी, क्योंकि आपके सोल्यूशन में दोनों भी प्रेजेंट है। तो पहले 2Cl- विल गिव यू Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे आपके मोल्टेन NaCl में हुआ था। अब यहाँ पे वाटर का भी लिख लीजिए, 2 वाटर विल गिव यू O2 + 4H+ + 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाके सोडियम को रिड्यूस करेंगे, और ये दो इलेक्ट्रॉन जो वाटर से निकले हैं वो कैथोड पे जाके वाटर को रिड्यूस करेंगे। तो ठीक है, अब वापस किस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मेन रिएक्शन कंसीडर करूं? जैसे रिडक्शन में तो मुझे पता चल गया, अब ऑक्सीडेशन में तो आप सोचोगे कि सेम जो आप रिडक्शन में किया मैम, जिसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल हाई है उसे आप कंसीडर कर लो मेन रिएक्शन। तो उस हिसाब से मुझे वाटर को मेन रिएक्शन कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि वाटर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल हाई है। बट रिमेंबर, यही कंसीडर किया गया था साइंटिस्ट वाया साइंटिस्ट कि वाटर को ऑक्सीडेशन, बट जब उन्होंने रिएक्शन स्टडी किया तब उन्हें पता चला वहाँ पे जो एनोड पे, जैसे पहले वाले केस में Cl2 गैस पाया गया था। ठीक है, एनोड पे पहले वाले केस में क्या पाया गया था? यहाँ पे Cl2 गैस। तो इससे हमने कंसीडर किया था कि Cl का मेन रिएक्शन है वहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि एनोड पे हमें हाइड्रोजन गैस मिलना चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल हाई है, तो मेन रिएक्शन एनोड पे होने वाला है वाटर का ऑक्सीडेशन, तो H2 गैस मेन होना चाहिए। बट साइंटिस्ट ने पाया Cl2 गैस, ना कि O2 गैस। ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या पाया? Cl2 गैस हाई, ना कि O2 गैस। तो एक्सपेक्टेड तो यही था, पर मेन रिएक्शन इसे कंसिडर किया गया। क्यों? क्योंकि Cl2 को पाया गया एनोड पे, ना कि ऑक्सीजन को। और इसका रीजन दिया गया ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज की वजह से ये एक्सपेक्टेड से अलग आंसर है। ठीक है, तो रिडक्शन का मेन हाफ रिएक्शन है वाटर का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मेन हाफ रिएक्शन है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये दो रिएक्शन को आप मिक्स करके बनाओगे आपका नेट ओवरऑल रिएक्शन। तो क्लोरीन will lose 2 electron which will come to cathode, and that water will get reduced with this 2 electron. So this is your overall reaction, ये वाला reaction plus ये वाला reaction। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो आपके पास बचता है 2Cl- plus water gives you Cl2
प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस 2OH माइनस। ठीक है, ये आपका हुआ ओवरऑल रिएक्शन। अब रिजल्ट ये है कि कैथोड पे मुझे मिलेगा Cl2 गैस, सॉरी एनोड पे मुझे मिलेगा Cl2 गैस, क्योंकि एनोड पे हुआ है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन में रिलीज हुआ है Cl2 गैस, तो मुझे एनोड पे मिला Cl2 गैस, और कैथोड पे हुआ है रिडक्शन और उधर रिलीज हुआ है H2 गैस, तो मुझे कैथोड पे मिलेगा H2 गैस। और अब यहाँ पे थर्ड कंक्लूजन भी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अनरिएक्टेड स्पीशीज भी बच गए हैं, जैसे OH माइनस एंड Na और OH माइनस अनरिएक्टेड स्पीशीज है, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके बनाने वाले हैं NaOH। और ये एक मेथड है NaOH का प्रिपरेशन का कंपनिया लैब में बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl। एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस करके बहुत जगह NaOH बनाया जाता है। ठीक है, और ये उसका ओवरऑल रिएक्शन है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ क्यों रहे थे, क्योंकि ये हमें बहुत कुछ डिटरमाइन करने के लिए हेल्प कर सकता है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो व्हाट आर द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? लेट्स सी। सो पहला, इस रिएक्शन से इलेक्ट्रोलिसिस से हम मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड, कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ है या फिर कितना प्रोडक्ट बना है, मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम मास ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम्ड या मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोड्स, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टिचियोमेट्री ऑफ हाफ रिएक्शन एट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स के हाफ रिएक्शन जान के उनका स्टिचियोमेट्री, मतलब कितने मोल्स और कैसे यूज हुआ है वो जान के हम लोग मास ऑफ रिएक्टेंट या मास ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? पहला स्टेप, बाय कैलकुलेटिंग द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। पहले हमको पता लगाना होगा कि हमने कितना इलेक्ट्रिसिटी पास किया है। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास डिनोट करेंगे Q से, और वो कैसे पता लगाएंगे? तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास इज ऑलवेज इक्वल टू द करंट I पास एंड टाइम फॉर विच इट इज पास्ड। ठीक है, कोई भी सेल जो भी हमने पढ़ा, ये सेल है सपोज, इसमें कितना करंट I मैंने पास किया है और कितनी देर तक के लिए पास किया गया है, ये दोनों मुझे पता होगा तो मैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पता लगा सकती हूँ। सो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टडीड इन कूलम विच इज इक्वल टू current passed, that is in ampere, into time for which is passed into second, will give me the quantity of electricity passed. Second step, calculation of moles of electrons passed. एक बार मुझे इलेक्ट्रिसिटी का क्वांटिटी पता चल गया, अब मुझे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगाना है। बहुत इजी है, वो ऐसे है, द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलम्स। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 96500, जिसे हम ये भी कहते हैं 1 फैराडे। 1 फैराडे मतलब चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब टोटल मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लगाना है तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास डिवाइड बाय 96500। ठीक है, तो इससे आपको मिल जाएगा मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली पास्ड। क्वांटिटी ऑफ चार्ज से डिवाइड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से, दैट इज 96500। सपोज मैंने टोटल 1,00,000 चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का पास किया है कूलम में, 1,00,000 कूलम ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किया है, और मुझे पता लगाना है कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें पास हुए हैं। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को इतना चार्ज लगता है, तो 1,00,000 में से कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं उसके लिए जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है कि टोटल 1,00,000 डिवाइड बाय 96500 विल गिव मी द टोटल मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड। ये सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। हमने अब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगा लिया, तो अब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कैसे पता लगाना है? तो आपको उसके लिए कोई भी रिएक्शन का स्टिचियोमेट्री पता होना चाहिए कि कितना मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, कितने मोल ऑफ रिएक्टेंट से। ये आपने पता लगा लिया तो आप टोटल मोल ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो आपको पता होगा, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये रिएक्शन लिया जिसमें कॉपर आपका हो रहा है रिड्यूस Cu में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहा है मुझे 1 मोल ऑफ कॉपर बनाने में। कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल ऑफ कॉपर बनाने में। ये हो गया स्टिचियोमेट्री इस रिएक्शन का, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 मोल ऑफ कॉपर। अब मुझे ये पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, ये फॉर्मूला से निकाल सकती हूँ, तो मैं इससे इस रिएक्शन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास निकाल लूँगी बहुत ईजिली, Q डिवाइड बाई 96500, तो मुझे इससे मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड। ठीक है, तो एक कॉपर बनाने के लिए मुझे 2 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, तो पूरे इसमें मैंने कितना कॉपर बनाया और कितना इलेक्ट्रॉन लगा वो मुझे इस फॉर्मूला से मिल जाएगा कि मुझे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन लगा। अब उसके बाद मुझे निकालना होगा मोल रेशियो। मोल रेशियो मतलब कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन हाफ रिएक्शन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड फॉर हाफ रिएक्शन। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन हाफ रिएक्शन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड इन द हाफ रिएक्शन। तो प्रोडक्ट है 1 और इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है 2, तो मेरा मोल रेशियो हो गया हाफ। Therefore, moles of product form equals to moles of electron actually required into mole ratio। तो moles of electron actually required into mole ratio। और आपको Q पता है, Q equals to I into T, that is the current in ampere into time in second, और ये Q को आप सब्स्टिट्यूट करो I into T से और ये आपको मिल जाएगा total moles of product form। So total moles of product form is equal to I into T divided by 96500 into mole ratio। इससे आपको मिल गया moles of product formed। अब थर्ड स्टेप है mass of product form। मोल्स तो मिल गया पर कितना मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, तो मास ऑफ प्रोडक्ट को इंडिकेट करोगे W से, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इनटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट। तो मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ये है I इंटू टी डिवाइड बाई 96500 इंटू मोल रेशियो, ये हो गया मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इंटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, और आपको मिल जाएगा मास ऑफ प्रोडक्ट। तो बेसिकली आपको मास ऑफ प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास फाइंड आउट करना होगा, दैट इज इक्वल टू I इंटू टी। एक बार वो पता चल गया तो आपको फाइंड आउट करना है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म, दैट इज Q डिवाइड बाई 96500। एक बार ये पता चल गया उसके बाद आपको पता लगाना है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, तो उसके लिए आपको करना है Q अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो, और एक बार आपको ये पता चल गया मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म तो आप पता लगाओगे मोल्स ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। और मास ऑफ प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, जो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट आपने लास्ट स्टेप में फाइंड आउट किया था उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिल गया मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। सो ये हो गया एक एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन इसका क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस का सेकेंड एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन यदि आपने समझ लिया है, सेकेंड इजी है। सेकेंड एप्लीकेशन में क्या है, आपके पास 2 सेल्स है। अभी तक हम एक ही सेल यूज कर रहे थे, याद रखिए। अब हम यूज करेंगे 2 डिफरेंट सेल जिसमें 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अब तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस प्योर NaCl का किया है, ठीक है, या फिर NaCl का एक्वा सोल्यूशन का किया है, पर अब हम 2 अलग अलग सेल यूज करेंगे, ठीक है, 2 अलग अलग सेल A एंड B जिसमें 2 अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। दोनों में इलेक्ट्रोड डिप करेंगे और दोनों से करंट फ्लो करेंगे, और हमें पता लगाना है कि दोनों में कितने मास ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अभी तक तो एक ही बीकर था, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बीकर में डिप थे और एक ही का मास पता लगाना था, पर अब मेरे पास 2 है, तो क्या करूं। उसके लिए पहले आपको पता लगाना होगा पहले का मास। तो मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन A, सेम फॉर्मूला, उसको आप डिनोट करोगे W1 से, तो W1 इज इक्वल टू QC डिवाइड बाई 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू M1, ठीक है, विच इज इक्वल टू QC इंटू 96500, इस तरफ ले लो और फिर इस तरफ आ जाएगा W1 डिवाइड बाई मोल रेशियो इंटू M1। सिमिलरली आपको सेकेंड वाले के लिए मास पता लगाना है, तो ये हो गया फर्स्ट वाले के लिए जो आपने पता लगा लिया, और ये हो गया सेकेंड वाले के लिए। तो W1 को आप बना दोगे W2
मोल रेशियो 1 को बना दोगे मोल रेशियो 2 और M1 को बना दोगे M2, बट ये रह जाएगा एज इट इज क्योंकि सेम इलेक्ट्रोकेमिकल वाला रिएक्शन है, तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, करेक्ट। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज होंगे उतने ही यहाँ पे गेन होंगे, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे, सिर्फ डिफरेंट होगा आपका वेट ऑफ प्रोडक्ट, मोल रेशियो और आपका मोलर मास ऑफ दी प्रोडक्ट, तो वही सिर्फ डिफरेंट है, ठीक है। इसलिए दोनों ये सेम है, इसलिए दोनों कैंसल हो गए और बच गया आपका W1 अपॉन मोल रेशियो 1 इंटू M1 इक्वल टू W2 डिवाइड बाई मोल रेशियो 2 इंटू M2। तो इस तरह से यदि आपने रिएक्शन में दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट भी यूज़ किए होंगे तो भी आप दोनों का वेट इजिली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गए एप्लीकेशंस। अब प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस एप्लीकेशन। पहला प्रॉब्लम, what is the mass of copper metal produced at cathode during the passage of 5 ampere current through CuSO4 solution for 100 minutes and molar mass is this? So what is given? Given is current 5 ampere, that is I आपको दिया हुआ है 5 ampere, ठीक है। फिर टाइम दिया हुआ है 100 मिनट्स, ठीक है, पर मुझे टाइम तो चाहिए सेकेंड में, तो इसलिए मैं कर दूंगी 100 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। मोलर मास ऑफ कॉपर दिया है, मोलर मास ऑफ कॉपर मुझे प्रेजेंट है, दैट इज M दिया है 63.5, ठीक है, ये सब दिया हुआ है। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मास ऑफ कॉपर जनरेटेड, ठीक है। तो मुझे फाइंड आउट करना है W। मेरा फॉर्मूला ये है, दिस इज माई फॉर्मूला, W इक्वल टू I इंटू टी डिवाइड बाई 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप उसके हिसाब से देखोगे, आपके पास I है, आपके पास T है, आपका मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट है, बट आपके पास मोल रेशियो नहीं है, तो मोल रेशियो इस तरह से निकालोगे, CuSO4 में Cu2 प्लस होता है, करेक्ट, और SO4 2 माइनस होता है, तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Cu, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट divide by number of moles of electron required. So 1 divide by 2, that is your molar ratio is 1 by 2. Just formula में आप सब डाल दो, W equals to I into T divide by 96500 into mole ratio into molar mass of copper। ये आपका मेन फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जल्दी से अभी लर्न कर लो और जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, I की जगह 5, T की जगह 100 into 60 और 96500 इंटू मोलर रेशियो हाफ इंटू मोलर मास ऑफ कॉपर 63.5, और इसे सब्स्टिट्यूट करके आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 9.87 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस 2.415 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्ट बाय पासिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर, और मोलर मास ऑफ सिल्वर ये है, ठीक है। तो आपके पास वापस गिवन क्या है, I दैट इज 3 एम्पियर, यह हो गया आपका I, ठीक है। और अभी इस बार तो आपको दे दिया है उन्होंने प्रोडक्ट भी फॉर्म, दैट इज W भी दिया हुआ है और M भी दिया हुआ है, तो फाइंड आउट क्या करना है आपको, T। तो यहाँ पे है आपका T एक क्वेश्चन मार्क, I गिवन है, W गिवन है, M गिवन है। तो पहले तो स्टिचियोमेट्री फाइंड आउट करना होगा, दैट इज मोल रेशियो। तो उन्होंने क्या कहा है, Ag, तो Ag पे होता है एक ही पॉजिटिव चार्ज, तो Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव यू Ag, that is number of moles of product formed divided by number of moles of electron, that is 1:1, तो आपका मोल रेशियो हो गया 1, ठीक है। अब W इक्वल्स टू I इंटू टी इंटू डिवाइड बाई 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलर मास ऑफ Ag। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है जो आपने पिछले वाले एग्जाम्पल में लर्न कर लिया, जैसे यहाँ अप्लाई करो, W गिवन है, सब्स्टिट्यूट करो, I भी है आपके पास, T पता लगाना है 96500, मोलर रेशियो 1 है, इनटू आपके पास M भी है, तो सब सब्स्टिट्यूट किया, जस्ट T को फाइंड आउट करो तो आपको मिल जाएगा आंसर 720 सेकेंड्स, और ये याद रखना है आपको T मिलता है यहाँ सेकेंड्स में, जिसको आप इसको 60 से डिवाइड करके मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 3 मोल्स ऑफ Zn2 प्लस 2 Zn, हाउ मेनी फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल रिक्वायर। तो आपको बेसिकली यहाँ पता लगाना है कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा आपको 3 मोल ऑफ Zn को रिड्यूस करने के लिए Zn में, और फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बैलेंस इक्वेशन ये है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव यू Zn,
तो एक Zn प्रोड्यूस करने के लिए आपको लग रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 1 Zn के लिए आपको लगे 2 इलेक्ट्रॉन, तो अभी आपको प्रोड्यूस करना है 3 Zn। तो 3 Zn के लिए कितने क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल आपको यहाँ पे लगने वाले हैं 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक Zn के लिए 2 मोल्स, तो 3 के लिए 6 मोल्स। और फैरेड ऑफ एनर्जी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए लगता है एनर्जी 96500, उसको बोलते हैं हम 1 फैरेड, करेक्ट। अभी 6 मोल के लिए कितना लगेगा, 6 फैरेड, दैट इज 6 इंटू 96500, ठीक है। सो 6 फैरेड एनर्जी लगेगा आपको 6 मोल के लिए, क्योंकि 1 मोल के लिए आपको लगता है 96500। तो 6 के लिए 96500 इंटू 6, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 6 फैरेड। Next question. In a certain electrolysis experiment, 4.36 gram of Zn are deposited in one cell containing ZnSO4. Calculate the mass of Al deposited on another cell connected to that series. Molar mass of Zn and Al is given. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका है ये लास्ट वाले सेक्शन से, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो 2 इलेक्ट्रोलाइट उन्होंने मेंशन किया है, एक Zn का, एक एल्यूमिनियम का। तो आपको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। जब भी आपके पास 2 इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइडेड होगा तो आप हमेशा ये वाला फार्मूला याद रखोगे, ठीक है। जस्ट आपको वहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, आपको Zn का M गिवन है, ठीक है, Zn का W गिवन है, ये है W1 सपोज, आपको ये गिवन है, ठीक है। फिर आपको W2 फाइंड आउट करना है, क्योंकि उन्होंने बताया नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। सो W2 इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। आपको M1 गिवन है, मोलर मास ऑफ Zn, और M2 भी गिवन है, मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो जस्ट आपको फाइंड आउट करना है W2, बट उसके लिए आपको फाइंड आउट करना होगा मोल रेशियो भी, करेक्ट। तो Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव यू Zn, तो यहाँ पे मोल रेशियो हो गया 1:2। Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव यू Al, ठीक है, क्योंकि 3 क्लोरीन लगा है तो 3 क्लोरीन पे 3 माइनस चार्ज है, तो एल्यूमिनियम पे हो गया 3 प्लस चार्ज, तो इसलिए Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव यू Al, दैट इज 1:3। तो आपको दोनों के मोल रेशियो मिल गया है। आपका मेन फॉर्मूला ये है जो आप IMP है याद रखने के लिए, W1 डिवाइड बाई मोल रेशियो 1 इंटू M1 इक्वल्स टू W2 डिवाइड बाई मोल रेशियो 2 इंटू M2। तो आपका ये सब तो गिवन है जो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे तो W2 मिल जाएगा 1.2 ग्राम। तो इतना इजी है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सिर्फ 2 फार्मूले याद रखना है, एक तो ये हो गया और एक आपका ये वाला फार्मूला। तो ये 2 फार्मूला आप याद रखोगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। So that's all for today. Thank you. Any comment, any suggestion, anything, whatever you want help from me, you can ask on askyadoubts04@gmail.com or even in the comment box. Okay, and if you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, so that I can make a better video for you. Before departing, good, better, best. Never let it rest till your good is better and your better is best. इसका मतलब है कभी भी रेस्ट मत करो जब तक आपको लगे नहीं कि आपने बेस्ट कर दिया है। तो गुड से बेटर बनो, बेटर से बेस्ट। So that's all for today. Thank you for watching me and stay tuned.